हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जानेंगे दो चर वाला रैखिक बहुपद क्या होता है, दो चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक क्या होता है। पिछले क्लास में हम सब जाने थे कि बहुपद क्या होता है, और बहुपद से रिलेटेड जो है 2-3 वीडियो हम बना दिए हैं। उसमें शून्य कैसे निकलता है, शून्यकों का योग और गुणनफल वो कैसे होता है वो हम बता दिए। इस क्लास में जो हम सब पढ़ेंगे वो बहुपद के आगे जो चैप्टर है, तीसरा नंबर जो चैप्टर होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले जो है 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब जैसे लिखते हैं कि 3x प्लस में 4, 3x प्लस 4 जो है यहाँ पर, इसमें देखिए तो चर कितना है, कै गो चर है। अब चर क्या होता है, ABCD का जो अक्षर होता है वो चर होता है। तो ABCD जो है वो x है, ABCD से x लिया गया है। तो चर जो है यहाँ पर एक के गो चर है, तो इसका जो नाम है वो हम लिखेंगे कि एक चर वाला क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये एक चर वाला बीजीय व्यंजक है। अब वो तो एक चर वाला बीजीय व्यंजक जो है जूनियर क्लास के बच्चा सब को बताया जाता है कि एक चर वाला बीजीय व्यंजक है। अब इसका नाम जो हम रखेंगे घात के आधार पर भी रख देंगे, यानी चर के आधार पर और घात के आधार पर दोनों मिक्स करके रखा जाएगा। जैसे अगर लिखते हैं कि 2x², यहाँ अगर लिखा जाता कि 2x² + 7x + 9, तो इसका नाम हम देते हैं घात के आधार पर, घात 2 है तो द्विघात बहुपद नाम देते हैं। ये बहुपद है क्योंकि जो भी चर है उसका घात जो है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए वो बहुपद है। और यहाँ क्या है कि एक चर है, मतलब चर के आधार पर भी नाम, इसमें भी जो है चर एक के गो है, एक चर में बहुपद है ये, इसमें भी चर जो है एक ही चर है। तो जब एक चर है तो इसका नाम है एक चर वाला बहुपद या एक चर वाला बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ही जो है, सब जो चर्चा है वो बीजीय व्यंजक का ही, मतलब जो बहुपद जो संतान है ना, बीजीय व्यंजक का ही है। चर अचर को मिलाते हैं तो वो बीजीय व्यंजक बनता है। और उसी बीजीय व्यंजक में वैसा बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद को वैसा बीजीय व्यंजक बोलते हैं जिसमें चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या होता है। तो इसमें चर का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर चर का घात 1 है, यहाँ पर चर का घात 0 है जो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद भी है। इसको बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यानी बीजीय व्यंजक जो है टोटली कुछ भी लिख दे चर अचर में से तो वो बीजीय व्यंजक होता है। और उसी चर अचर में से अगर चर का घात अगर पूर्ण संख्या होता है तो उसको बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पर अब जो नाम करेंगे वो घात के आधार पर भी नाम होगा और चर के आधार पर भी होगा, मतलब क्या गो चर है इसके हिसाब से। तो इसमें क्या गो चर है, तो एक चर है। अब एक चर है, अब देखते हैं घात कितना है, तो इसका घात 1 है। तो एक चर वाला एक घातीय बहुपद, एक चर वाला एक घातीय बहुपद हो गया। और हम सब पढ़ेंगे समीकरण। अब समीकरण क्या होता है कि बराबर में 0 दे देते हैं तो वो समीकरण होता है। तो इसका नाम होगा एक चर जो है एगो है, तो एक चर वाला एक घातीय समीकरण, एक चर वाला एक घातीय समीकरण। और जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक भी बोलते हैं। तो इसका नाम जो है अब पड़ जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका नाम जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें एगो चर है। अब अगर लिखते हैं कि 3x + 2y = 0, और अगर बराबर में 0 नहीं देते तो उसको बहुपद बोलते हैं कि एक चर वाला एक घातीय बहुपद हो गया। इसमें क्या है नाम, इसका नाम क्या है, चर क्या गो है, तो चर जो है दो चर है, तो दो चर है तो इसका जो नाम देंगे वो दो चर वाला। अब दोनों चर का देखना है कि घात कितना है, तो दोनों चर का जो घात है, x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो दोनों चर का जो घात है वो 1 है। अगर घात 1 है तो उसको रैखिक बोलेंगे। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो 9th क्लास में जो चैप्टर का नाम था वो एक चर वाला रैखिक समीकरण। 10th क्लास में है नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब ये युग्म क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो है युग्म, चैप्टर का नाम जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं, एक और उदाहरण देते हैं कि 3x - y = 7, उसके बाद 2x + 4y = 3। ये जो हम लिखे हैं बहुपद या बीजीय व्यंजक या समीकरण जो है, ये समीकरण जो लिखे हैं, तो ये समीकरण को देखेंगे, ऊपर वाले समीकरण को देखेंगे तो उनमें दो चर है, अघात 1 है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। नीचे वाला का भी जो है चर जो है 2 है, अघात जो है 1 है, तो नाम क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर हम दोनों को मिला दें और तब हम पूछेंगे कि क्या नाम है, अब दोनों का नाम, तो यहाँ देखेंगे कि दोनों का नाम वही है, बशर्ते उसमें जो है चर भी सेम है और अचर का अंतर है। यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो -1 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो होगा ही, और साथ में कै गो समीकरण है,
दो समीकरण है, तो इसका नाम हम देंगे दो चर वाला दो समीकरण, दो रैखिक समीकरण। इसका जो नाम हो जाएगा दो चर वाला दो रैखिक समीकरण। इसका नाम दिया जाएगा दो चर वाला दो रैखिक समीकरण, इसका नाम दिया जाएगा। अब इसी दो को कहा जाता है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। इंग्लिश में इसको जो है पेयर बोलते हैं। पेयर जैसे जो जोड़ा में होता है, जैसे जो चप्पल होता है पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। तो इसको लिखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसका नाम होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ये रहा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम समझे कि ये चैप्टर आया कहाँ से है। तो ये चैप्टर में हम सबको मिलेगा हमेशा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अगर ये 10th क्लास है तो 10th क्लास से इसको देखें तो ये होगा। और 9th क्लास में एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको हल करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये लिखा गया है कि अनुपात हो, और इससे पहले एक और जानकारी कि ये जो रैखिक समीकरण हुआ, ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हुआ, तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब फॉर्मल रूप होता है, कुछ व्यापक रूप होता है, एक स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। क्या कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इधर लिख देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है, ये जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो है व्यापक रूप है। ये क्या है भाई? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। इस पैटर्न पर जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लिखते हैं। ये है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि a1 का मान इसमें कितना है, तो 3 है। यहाँ पर मतलब x के साथ जो रहेगा, x के साथ अगर पहला समीकरण में है तो उसको a1 कहते हैं। ऐसे इसमें a1 a2 किसी को भी लिख सकते हैं, बशर्ते वो a1 उसी को लेना पड़ेगा जो x के साथ है, मतलब x का गुणांक है। तो इसमें जो है a1 कितना है, तो a1 जो है यहाँ पर 3 है। उसके बाद a2 कितना है, तो a2 जो है 2 है। b1 कितना है, तो b1 जो y के साथ होगा वो b होगा, तो y के साथ जो है वो -1 है यहाँ पर। फिर b2 कितना है, तो 4 है। उसके बाद c1 कितना है, तो c1 को जो है अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें क्या है कि बराबर के इधर है c1, और इसमें भी वही है। तो करेंगे क्या कि जब भी समीकरण में ये जो c का मान होगा वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इधर इसको लिखते तो -7 लिखते, इधर इसको लिखते तो -3 लिखते, और उधर दोनों को लिखे हैं तो प्लस हो गया है। तो इसमें जो है c1 का मान हम 7 ही रख लेते हैं, हालांकि इधर आएगा तो -7 होगा। हालांकि दोनों जो है दोनों एक ही और है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही अगर 7 को इधर रखते तब गड़बड़ हो जाता। तो या तो c वाला जो है बराबर के वो साइड हो, RHS में हो, और तो LHS में हो। दोनों के दोनों हमेशा जो है अगर LHS में दिया गया है तो दोनों जो है LHS में है तो अच्छा है, RHS में है तो अच्छा है। दोनों होना चाहिए, ये नहीं कि एगो LHS में एगो RHS में से है, उसमें से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो c2 कितना है, तो c2 जो है वो 3 है। तो ये रहा इसका व्यापक रूप। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। तो चलिए इसको रफ कर दिए थे, फिर से लिखे हैं। ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है 2x - 4 ऐसे करके, इसमें एक ही चर है। इसका अगर हल की बात करें तो इसमें जो हल होगा, इस हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर के वो साइड चला जाएगा तो +4, x बराबर 4/2, तो इससे ही काट लेंगे तो 2। तो इसका जो हल होगा एक चर वाला, अगर एक ही चर है तो उसमें जो है एक हल हो जाएगा। इसका एक ही हल होगा, एक हल। इसमें चर का यूज जो है x y z कोई भी चर आ सकता है। इसमें क्या है कि दो चर है लेकिन समीकरण एक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर है और समीकरण जो है एक है, तो इसका जो अनेक हल होगा। कैसे? तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान जो है 7/2 हो जाएगा, उधर जाएगा 2। x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0, और इधर y का मान निकालेंगे तो 7/2। फिर मतलब एक चर का मान हम जितना रखेंगे दूसरा चर का मान उतना निकलेगा। तो इससे जो है इसका अनेक हल है, इसका अनगिनत हल है, अनेक हल होगा, अनंत हल। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो है अनेक हल होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक गो हल होता है। तो अभी हम समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका क्या गो हल होगा। तो उसका जो है 3 कंडीशन है। पहला है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो अगर ऐसा होगा तो उसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक के गो हल, एक हल।
अब यहाँ पर एक हल का मतलब ये हुआ कि x का मान अगर कुछ रखते हैं, x का मान जैसे रखे हैं 2 और y का मान निकला है -5 अगर निकला है तो इसको बोलेंगे ये एगो हल। ये नहीं कि इसको x का मान आया है 2 और y का मान -5 आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 आंसर आया है एक के वो हल। तो इस तरीके से जो है एक जोड़ा हल इसका होगा, मतलब x का मान आएगा एगो y का मान, तो उसको एक हल बोलेंगे, अद्वितीय बोलेंगे। मतलब इसको छोड़कर और कोई हल संभव हो ही नहीं सकता अगर ऐसा कंडीशन है। उसके बाद तो पहले जो है हल की बात कर लेते हैं, फिर ग्राफ पर जाएंगे। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर ऐसे तुलना करेंगे और तीनों के तीनों बराबर हो जाए, तीनों के तीनों बराबर होगा तो उसका अनगिनत हल होगा, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित मतलब हुआ कि वो लिमिट में, वो जो है मतलब निश्चित नहीं है, अनगिनत हो सकता है। उसके बाद है कि अगर a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 वो बराबर नहीं है, तो अगर ऐसा होगा तो इसमें जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो कोई हल नहीं होगा। अब ग्राफ पर क्या होगा, तो ग्राफ पर क्या होगा, तो अगर अद्वितीय हल है तो ग्राफ पर जो है वो प्रतिच्छेदी करेगा। प्रतिच्छेदी मतलब एक समीकरण का जो है दो चर वाला जो समीकरण होता है उसका एक लाइन खींचा जाता है, सरल रेखा होता है ग्राफ, इसका ग्राफ पूछा जाए तो वो सरल रेखा होता है, और दो है इसमें तो दो सरल रेखा होगा, और दोनों के दोनों कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदी करेगा, एक दूसरे को काटेगा, उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। अगर ऐसा है मतलब जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है तो मतलब हो गया वो एक ही समीकरण होता है, बशर्ते रूप चेंज होता है तो वो एक ही समीकरण होता है। तो इसका ग्राफ जो है एक समीकरण खींचे और फिर दूसरा समीकरण भी उसी पर जाएगा तो उसको बोलते हैं समपाती, मतलब एक के ऊपर एक होगा, समपाती। अब जिसका जो है कोई हल नहीं है, मतलब हुआ एक समीकरण ऐसे गया, दूसरा समीकरण कुछ इस प्रकार गिर जाएगा कि वो दोनों कभी भी कट ही नहीं सकता, एक दूसरे को वो काट ही नहीं सकता, तो जिसको बोलेंगे तब वैसा होगा जब समांतर होगा। जैसे दो चीज़ अगर समांतर है, जैसे वो सीधा जा रहा है तो सीधा जा रहा है तो कभी काट ही नहीं सकता, थोड़ा सा मुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके जो है वो कट जाएगा। जैसे ये जो बीट है बोट का, तो ये जो है कभी नहीं एक दूसरे को काटता, जो ट्रेन का पटरी होता है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता, तो ठीक उसी प्रकार ये जो है कभी नहीं काटेगा, मतलब वो समांतर होगा, समांतर। अब इसमें क्या है कि संगत असंगत क्या होता है, तो संगत असंगत जो है एक के कंडीशन में याद रखिएगा कि असंगत होता है, उसके बाद कुछ भी हो जाए सब में संगत, तो वो स्थिति है ये। अगर ऐसा है, ये वाला अगर स्थिति है जेकर कोई हल नहीं होता है तो वो होता है असंगत, तो ये है असंगत, असंगत। उसके बाद ये जो है संगत होगा, ये संगत है, ये भी संगत होगा। यानी बस याद ही संगत असंगत से क्वेश्चन अगर आए तो अगर ऐसा मिलेगा तो असंगत, उसके बाद कुछ भी रहे सब में संगत, सब में संगत होगा। अब इसी में होता है कि विरोधी, और विरोधी क्या होता है, तो विरोधी हुआ जैसे इसका हल निकला तो नहीं निकला, तो हल जब निकलवे न किया तो ये विरोध करेगा, ये विरोधी है। हल जिसका नहीं निकलेगा वो विरोध किया। ये जो है हल निकल जाता है तो अविरोधी हुआ, विरोधी मतलब रुकावट हुआ, ये रुकावट हुआ, हल नहीं निकला, वो में हल निकल जाता है, भले अनेक हल होता है, बहुत सारा हल नहीं मिलेगा तो हल तो निकला ना, तो अविरोधी, तो ये भी अविरोधी, ये। तो अब चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट था, ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसमें लिखा गया कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर बताना है कि जो दिया गया रैखिक समीकरण है वो संगत है या असंगत। तो सबसे पहले क्या है, जो समीकरण है वो तो लिखा गया है, इसमें जो है a1 का मान लिखेंगे हम, a2 का मान लिखेंगे, b1 का मान लिखेंगे, b2 का मान लिखेंगे, c1 का मान लिखेंगे, c2 का मान लिखेंगे। तो चलिए फटाफट बताइए a1 का मान कितना है। तो a अगर है तो वो x का गुणांक ही होगा, कोई भी हो। a1 का जो मान है वो 5 है, इसको इस पैटर्न से इसलिए लिखते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ से लेंगे 5, यहाँ से ये 7 है। b1 का मान, ये माइनस प्लस का ख्याल रखना पड़ेगा, y का जो गुणांक है माइनस में 4 है, नीचे वाला y का गुणांक प्लस में 6 है, ये जो है 8 है, और ये जो है -9 है। अगर बराबर के वो साइड रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब अनुपात कर लेते हैं। तो a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2। पहले ये नहीं कि इससे देखने से मतलब ये नहीं पता चलेगा कि क्या है, पहले जो है तीनों को जो है अनुपात में कर लेंगे, अब बाद में अगर बराबर होगा ये स्थिति है तो वो लिख देंगे। तो अब मान जो है पुट कर लेते हैं, तो ये 5/7 हो गया, ये जो है -4/6 हो गया। मतलब A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, B1 का मान -4 है, अब B2 का मान 6 है, C1 का मान 8 है और C2 का मान -9 है। अब देखते हैं कटने वाला है, तो ये जो है थोड़ा सा कट जाएगा, तो इसको काट के लिखते हैं, ये 2 और ये 3 हुआ, ये सब नहीं कटेगा, तो ये 5/7 हुआ, -2/3 हुआ, 8/-9 हुआ। ये है, यहाँ पर देखना है कि क्या सब जो है बराबर है, इसमें कौन सा कंडीशन है। तो इसमें लिखा गया है कि A1 बराबर नहीं है A2, A1/A2, B1/B2 वो बराबर नहीं है, तो यहाँ बात सही है, ये बराबर नहीं है। फिर जो है तो जब भी संगत असंगत कहे ना, तो ये है तरीका कि इसमें देखिए कि ये और ये दोनों जो है अगर समान है, ये दोनों समान है और ये समान ना है तब असंगत होगा। और उसके बाद कुछ भी हो जाए, जैसे इसमें से अगर मिलाइएगा तो इसमें तो लग रहा है कि ये वाला है A1/A2 और B1/B2, ये दोनों जो है बराबर नहीं है, ये दोनों जो है बराबर नहीं है। उसके बाद ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो है जब यही दोनों बराबर नहीं होगा ना, तो आगे वाला बराबर हो अथवा ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आगे वाला बराबर होगा अथवा नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, उसका वही कंडीशन होगा, तो वो क्या होगा, संगत होगा। यानी असंगत के लिए एक ही शर्त है कि ये बराबर होगा और ये C1/C2 बराबर नहीं है तो ही असंगत होगा, अन्यथा संगत होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये और ये बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो, ये बराबर ना हो तो असंगत होगा। तो सिर्फ जो है समझ लेना है कि असंगत कब होगा, असंगत तब होगा जब ई बराबर है, यानी A1/A2 और B1/B2 वो बराबर है, लेकिन C1/C2 वो बराबर नहीं है, तो वो असंगत होगा। तो लिखते हैं, अतः इस समीकरण युग्म का, यह समीकरण युग्म क्या है, तो संगत है, संगत है, ये हमारा आंसर। अब संगत के, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हल बताइए, तो हल लिख देते हैं, अद्वितीय हल। हल अगर पूछा जाता तो अद्वितीय हो जाता, ग्राफ पर क्या होता तो प्रतिच्छेदी, तो ये सब जो है लिखा जा सकता है। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से बस यहीं तक, तो ये हमारा आंसर रहा। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। आगे क्लास में और भी वीडियो आता रहेगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।